हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 4 मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट रहेगा और सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन मार्क्सिस्ट क्या होता है, ऑटोपियन एंड देन साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन सोशलिज्म क्या होता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे मार्क्सिस्ट की, और डायलेक्टिकल मैटरलिज्म एंड हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। ठीक है, इन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और जो बचे हुए टॉपिक होंगे उनको हम कब कवर करेंगे? कल। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि जो ये प्रेजेंट यूनिट है आपके सामने, इसका एम क्या है, ये बताना चाहती है, आपको एग्जामिन करती है और एक्सप्लेन करती है जो मार्क्सिस्ट के प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एग्जामिन करेंगे और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे जो मार्क्सिस्ट के प्रिंसिपल थे। ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशन आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, लिबरलिज्म मार्क्सिज्म, ये जो फिलॉसफी है दोनों, ये एक ही टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। लिबरलिज्म, आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है पॉलिटिकल साइंस में। कौन कौन सी? लिबरलिज्म, आइडियलिज्म एंड देन मार्क्सिज्म। ठीक है, हमारे एक थिंकर थे CL वाइसपर, जिन्होंने क्या करा है, स्टेट को तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया है। इन्होंने देखा कि तीन थ्योरी है तो मैं भी स्टेट को तीन हिस्सों में बांटता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने स्टेट जो है उसको तीन हिस्सों में कैसे बांटा है? इन्होंने बोला है जो स्टेट है वो एक मशीन है। किसके व्यू से? ऑर्गेनिक व्यू से। किसके व्यू से? ऑर्गेनिक व्यू। अब ये ऑर्गेनिक व्यू किसका है? आइडियलिज्म थ्योरी का। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि स्टेट क्या है? मशीन है, ये कौन सा व्यू होगा? एक ऑर्गेनिक व्यू होगा। और ये व्यू किसका है? आइडियलिज्म थ्योरी का। ठीक है, आगे क्या बोला जाता है? स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ऑर्गेनिक व्यू था, यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक मैकेनिस्ट व्यू होगा। ठीक है, ये किसका कहना है? ये है लिबरलिज्म। ठीक है, ये लिबरलिज्म का व्यू है। दूसरी तरफ है क्लास। ठीक है, स्टेट क्या है? एक क्लास है और ये क्लास व्यू होता है किसका? मार्क्सिस्ट का। तो हमने तीन व्यू की बात करी, कौन कौन सी? ऑर्गेनिक व्यू, आइडियलिज्म, मैकेनिस्ट व्यू, लिबरलिज्म एंड क्लास व्यू इज मार्क्सिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो मार्क्सिज्म हम पढ़ रहे हैं, क्या मार्क्सिज्म एक आइडिया है? किसके? मार्क्सिज्म जनरली बोला जाता है, जो हमारे जर्नल फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, उनके आइडियाज को क्या बोला जाता है? मार्क्सिज्म। लेकिन ये ट्रू डेफिनेशन नहीं है मार्क्सिज्म की। हम ये नहीं बोलते खाली जो मार्क्स के आइडियाज है वही मार्क्सिज्म है। हाँ, मानेंगे कि जो मार्क्स के आइडियाज है वो मार्क्सिज्म है, लेकिन इनके साथ एक फ्रीडरिच एंगल्स थे और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको मार्क्सिस्ट बोला जाता है। ठीक है, इनको इंक्लूड करके क्या माना जाता है? मार्क्सिज्म बोलते हैं। मार्क्सिज्म क्या होता है? एक आइडियाज की बॉडी होती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं। ठीक है, यहां पर डोमिनेंट किसके आइडिया होते हैं? कार्ल मार्क्स के। ठीक है, तो यहां पर किसके डोमिनेंट होंगे आइडियाज? कार्ल मार्क्स के। मार्क्सिज्म एक लिविंग फिलॉसफी है, मतलब कि वो हमेशा चलती रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं। जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में देखा था, एक टॉपिक था क्या पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है, तो वहां पे हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब यहां पर बोला जाता है कि मार्क्सिज्म एक लिविंग फिलॉसफी है, वो कभी डेड नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है, वो कंटिन्यूसली क्या करती है? अपना कंट्रीब्यूट देती है सोसाइटी के अंदर। कौन सी फिलॉसफी? मार्क्सिज्म की। ठीक है, तो मार्क्सिज्म हमने समझ लिया मार्क्सिज्म क्या होता है। मार्क्सिज्म जनरली किसको बोला जाता है? जो जर्नल फिलोसोफर है कार्ल मार्क्स, उनके आइडियाज को बोला जाता है। ठीक है, जो आइडियाज थे मार्क्स के, फ्रेडरिच एंगल्स के और उनके सपोर्टर्स, उनको मार्क्सिस्ट बोलते थे। मार्क्सिज्म एक बॉडी होती है आइडियाज की, जहां पर डोमिनेट करते हैं किसके? आइडियाज? कार्ल मार्क्स के। और एक लिविंग फिलॉसफी होती है जो हमेशा कंट्रीब्यूट देती रहती है किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आई होप आपको मार्क्सिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा आपको डिफरेंस बताना है ऑटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑटोपियन क्या होता है, साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है? ऑटोपियन क्या होता है कि हमारे जो मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिज्म मतलब जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स से पहले भी था। ठीक है, जो इनकी आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म, ये
इनसे पहले भी एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी के अंदर। तो मार्क्स का कहना है जो मेरे से पहले जो आइडियाज थे मार्क्सिज्म, वो क्या थे, सोशलिस्ट थिंकर्स जो मेरे से पहले, वही क्या थे, यूरोपियन सोशलिस्ट थे। ठीक है, देखो क्या है कि पहले कुछ लोग कहते थे कि जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, इनसे भी पहले क्या थे, ये जो इनके आइडियाज है वो एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, उनका कहना था कि जो मेरे से पहले जो आइडियाज एग्जिस्ट करते थे, जो मेरे से पहले जो इस आइडियाज को फॉलो करते थे, उसको क्या बोलते थे, यूरोपियन सोशलिस्ट। ठीक है, अब ये यूरोपियन का क्या मतलब है, एक नोबल से ड्राइव होता है, थॉमस की एक नोबल थी, वहां से यूरोपियन। ठीक है, यहाँ पे बता दे कि इमेजिनरी आइलैंड होता है। ठीक है, इमेजिनरी आइलैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया। ये परफेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बहुत अच्छा सोशल होता है, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। मतलब लोगों को कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, पीपल बड़ी खुशी खुशी से यहाँ पे रहते हैं, लोगों को कोई दुख नहीं होता है, सब बड़े खुशी से राजी से अपने यहाँ पे सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूटोपियन सोसाइटी। एक नोबल से आया है, किसकी, थॉमस मोरे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया है कि जो मेरे से पहले जो आइडियाज एग्जिस्ट करते थे उनको हम क्या बोलते थे, यूरोपियन सोशलिस्ट। ठीक है, आगे है हमारा साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म किसको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स अपने खुद के आइडियाज को बोलते हैं कि मेरे जो आइडियाज है सोशलिज्म को लेकर, ठीक है, उनको बोला जाता है साइंटिफिक सोशलिज्म। और जो मेरे से पहले एग्जिस्ट करते थे उनको यूरोपियन सोशलिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो मेरे आइडियाज है वो क्या है, साइंटिफिक सोशलिज्म है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया है किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मतलब इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है इकोनॉमिक्स के अंदर। जिन्होंने देखो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो क्या है कि मार्क्स ने अपने आइडियाज को क्या बोला है, साइंटिफिक सोशलिज्म बोला है। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ा है जिसके अंदर ये कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायलेक्टिकल मैटरलिज्म। ठीक है, कौन सा मेथड इन्होंने हिस्ट्री को पढ़ने में यूज किया है, तो वो मेथड है डायलेक्टिकल मैटरलिज्म। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो ये साइंटिफिक मैकेनिज्म है ये आपको प्रोवाइड करता है कि एक कैसे आप एक क्लासलेस और एक बिना एक्सप्लॉयटेशन वाली सोसाइटी बना सकते हो। ठीक है, तो डायलेक्टिकल मैटरलिज्म क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे आप इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ते हो। और ये किसने दी है, ये दी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या होता है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो लोग होते हैं वो बिलीव नहीं करते कि रिवोल्यूशन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े फसाद ये कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मली बहुत ही पीसफुल तरीके से क्या चाहते हैं कि हमको पीसफुली तरीके से सोशलिज्म अटेन हो जाए। देखो हम एक टर्म पढ़ रहे हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म मेरे को लगता है कि सभी को पता होगा, लेकिन किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, मतलब लैंड, प्रोडक्शन, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब किसके हाथ में होगा, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। और गवर्नमेंट उस रिसोर्स को क्या करेगी, सोसाइटी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे सोसाइटी क्या रहेगी, इक्वलिटी बनी रहेगी, सोसाइटी के अंदर कोई भी अनइक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सोशलिज्म होता है। तो इवोल्यूशन सोशलिज्म क्या होता है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वो होता है जहां पर लोग बिलीव नहीं करते रिवोल्यूशन के ऊपर, वो चाहते हैं कि हमको सोशलिज्म बहुत ही पीसफुल तरीके से मिल जाए। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि हमको एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिले, ठीक है, जहां पर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, और ये अपोज होते हैं किसके, वायलेंट रेवोल्यूशन के, वायलेंस के, ये कोई वायलेंस वगैरह नहीं चाहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा जो रिवोल्यूशनरी होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ये क्या चाहते हैं कि भाई लड़ाई होनी चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, रिवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, रिवोल्यूशन होना चाहिए। और कौन डिक्टेट करेगा इसको, प्रोलिटरेट डिक्टेट करेंगे। प्रोलिटरेट ये वर्ड भी याद रखना, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक डायलेक्टिकल मैटरलिज्म एंड देन ये
प्रोलेटरेट, ठीक है। यहाँ पे कौन डिक्टेटर रहेगा? प्रोलेटरेट डिक्टेटर रहेंगे। इनके अकॉर्डिंग जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो सोशल चेंज होगा वो पीसफुल तरीके से नहीं होना चाहिए भाई, वो पूरे वायलेंट तरीके से होना चाहिए। इनको सोशलिज्म चाहिए किस हिसाब से कि हम तो भाई लड़ाई करेंगे। जो रिवॉल्यूशनरी जो सोशलिज्म है वो किसके आइडियाज है? कार्ल मार्क्स के, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है वो भी रिवॉल्यूशनरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि रिवॉल्यूशनरी तरीके से वो अटेन करें किसको? सोशलिज्म को, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है किसके? मार्क्सिज्म के। तो बहुत सारे इनके बेसिक प्रिंसिपल है। एक डायलेक्टिकली मैटरलिज्म, मैंने आपको बोला था कि डायलेक्टिकल मैटरलिज्म, आप ध्यान रखना इस वर्ड को, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल मैटरलिज्म एंड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट, ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। एंड कम्युनिज्म, ये सारे क्या है? ये मार्क्सिज्म के बेसिक प्रिंसिपल है। तो इन सबको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। डायलेक्टिकल मैटरलिज्म क्या होता है? डायलेक्टिकल मैटरलिज्म एक साइंटिफिक मैथडोलॉजी होती है। क्या होती है? साइंटिफिक मैथडोलॉजी होती है, जो कि मार्क्स और एंगल्स ने क्या करी थी? डेवलप करी थी, ठीक है। तो डायलेक्टिकल मैटरलिज्म क्या होता है कि एक साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को जानने में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में जानने में यूज किया था इस चीज को, ठीक है। तो ये मार्क्स ने और एंगल्स ने क्या करा था? इसको हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए इस मेथड को यूज किया था। जो मार्क्स है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थे किससे? हैगल की फिलॉसफी से, हैगल से बहुत ही क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। अब ये जो डायलेक्टिकल जो फिलॉसफी है बहुत ही पुरानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हैगल है वो डेवलप करते हैं एक ट्रीलॉजिकल थीसिस। क्या करते हैं? डेवलप करते हैं ट्रीलॉजिकल थीसिस। अब ट्रीलॉजिकल थीसिस क्या होती है? फर्स्ट होता है थीसिस, फिर होता है एंटीथीसिस एंड देन साइनेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस और साइनेटिक्स क्या होते हैं? थीसिस, एंटीथीसिस एंड साइनेटिक्स कौन करता है? हैगल करता है इन चीजों को डेवलप। मेनली इसको क्या बोलते हैं? डायलेक्टिकल थ्रेड बोलते हैं, डायलेक्टिकल थ्रेड। इसमें बोला जाता है कि जो प्रोग्रेस होती है ना, वो आपकी जब प्रोग्रेस होती है फिर ग्रोथ होती है, जब आप आगे बढ़ते हो तो हमेशा वो किसकी वजह से बढ़ते हो? डायलेक्टिकल प्रोसेस की वजह से। जो ये बता रहे हैं ना, जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, मतलब जो इन्होंने डेवलप करा है ये जो थीसिस वाला सिस्टम, इसी से आपको फेस करना पड़ता है। अगर आप कभी भी प्रोग्रेस करोगे तो इन तीन चीजों को हमेशा फेस करोगे। अब इनका मतलब हम समझते हैं, चलते आगे। एवरेज स्टेज ऑफ ग्रोथ, हमेशा जब भी हम ग्रोथ में जाते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आपको जरूर मिलेगा। अब वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है, या डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। जो एंटीथीसिस होते हैं उसके अंदर आपको कुछ सच दिखेगा या कुछ गलत दिखेगा, ठीक है। जो ट्रस्ट होगा, जो सच होगा वो हमेशा परमानेंट रहेगा, और जो गलत होगा वो क्या होगा? वो कभी ना कभी हट ही जाएगा, ठीक है। अब जो थीसिस होता है, जो एंटीथीसिस होता है, इसके अंदर जो ट्रस्ट होता है वो क्या होता है? हमेशा बना रहता है, और जो फॉल्स होता है, जो गलत होता है, वो हमेशा, वो कभी ना कभी जाके खत्म हो जाता है। अब क्या है देखो, इसके अंदर बोला गया है कि हैगल ने 3 डायलेक्टिक थ्रेड दी है, जिसके अंदर वो 3 चीजों की बात करते हैं। एक थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेटिक, ठीक है। जहां पर ये बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में कभी भी प्रोग्रेस चाहिए ना, तो आपको इन तीनों चीजों से फेस करके जाना पड़ेगा। अब ये क्या होता है देखो, हम कभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हर कोई करता है एग्जाम से पहले, टीचर हमारे टेस्ट लेते हैं। अब जो मैंने आंसर लिखा है वो होगा थीसिस, ठीक है। जो मेरा आंसर होगा वो होगा थीसिस, ठीक है। अब मैं उसको टीचर के पास लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब टीचर उसके अंदर मिस्टेक निकालेगा। क्या निकालेगा? मिस्टेक निकालेगा। वो होंगे एंटीथीसिस। क्या होंगे? एंटीथीसिस। जो मिस्टेक होंगी वो होंगी एंटीथीसिस, मतलब उसमें कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा, कुछ ट्रू भी होगा, कुछ फॉल्सहुड भी होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सिंथेसिस, ठीक है। तो पहले मैंने अपना आंसर लिखा, आंसर के बाद मैं टीचर के पास गई, टीचर ने जो मेरी मिस्टेक निकाली वो मेरी एंटीथीसिस हुई। उसके बाद जो मेरा परफेक्ट आंसर बनता है वो होगा सिंथेसिस,
ठीक है। तो हम कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो कमी आती है, जो हमारी गलती होती है, वो होती है एंटीथीसिस। थीसिस हमारा पाथ होगा, ठीक है, हमारे कर्म होंगे, ठीक है। सिंथेसिस जब हम अपनी प्रोग्रेस को पा लेते हैं, जब हमारे अंदर एक अच्छी वो आ जाती है, मतलब सब कुछ जब ट्रू ट्रू रहता है, जो फोर्स होता है वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जो मिस्टेक होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, और जो अच्छाई होंगी, जो हमारे परफेक्ट आंसर को एक अच्छा बनाते हैं, वो क्या होंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसी टॉपिक के अंदर मुझे एक लाइन दिखती है, मार्क्स ने बोला था कि जो हैगल है उनके जो डायलेक्टिक्स जो इन्होंने ये दिया है, डेफिनेशन दिया है, जो भी दिया है इन्होंने जो ये टॉपिक, तो ये बोलते हैं कि ये ना सर के बल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोलते हैं मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ। कौन बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि जो हैगल ने अपने जो फिलॉसफी दी है डायलेक्टिक्स को लेकर, वो क्या है, सर के बल खड़ी हुई है और मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ, ठीक है। उन्हीं से इन्फ्लुएंस है और उन्हीं में ही कमियां निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। मैंने आपको डायलेक्टिकल मैटरलिज्म बताया जिसके अंदर हम प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 चीजों से फेस कर कर जाते हैं। डायलेक्टिकल मैटरलिज्म क्या होता है कि हम एक मेथड को यूज करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ठीक है, हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है भाई, आगे समझ में। अब इसके बाद है हमारा हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। अब जो हिस्टोरिकल मैटरलिज्म है ना, यही एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, डायलेक्टिकल मैटरलिज्म के अंदर। जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, मार्क्स ने और एंगल ने, ये जो डायलेक्टिकल मैटरलिज्म, अगर इसको हम प्रैक्टिकली यूज करें तो वो क्या होगा, हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, ठीक है। अब क्या है कि मैं टीचर बोल रहा है, टीचर ने कोई भी आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। अब खुद आप उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, वो आप होगा आपका हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, और जो टीचर ने पढ़ाया उसको क्या बोलेंगे, डायलेक्टिकल मैटरलिज्म। मतलब कि नहीं, ये गलत हो गया। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी डेफिनेशन होती है, कुछ भी चीज हो गई, वो हमने सुन ली है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना, तो उसको बोलेंगे हम हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डायलेक्टिकल मैटरलिज्म का। अब इसको जो भी प्रैक्टिकली, जो इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं रियल लाइफ में, उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई मार्क्सिज्म इसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, डायलेक्टिकल मैटरलिज्म को। तो इसके अंदर ये बताते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री है ना, जो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे ना, उनको 4 स्टेजेस में बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री मैटरलिज्म है, हिस्टोरिकल मैटरलिज्म है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर 4 जो हिस्ट्री है उसको क्या कर दिया जाता है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हमारी इंडिया की हिस्ट्री है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री को 4 हिस्से में बांटा गया है, प्रिमिटिव, स्लेवरी, फिडवलिज्म एंड कैपिटलिज्म। बोला जाता है सबसे पहले कौन सी थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म थे, फिर उसके बाद स्लेवरी सिस्टम आता है, फिर उसके बाद फिडवलिज्म आता है, एंड देन उसके बाद क्या आता है, कैपिटलिज्म आता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है, ये सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री की बात करता है। किसकी बात करता है, ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट था। यहाँ पर कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, किसका कोई जमीन नहीं होता था, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, कोई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं होते थे, कोई स्टेटलेस नहीं होते थे, मतलब कोई स्टेट नहीं होता था, कोई राज्य वगैरह नहीं होता था, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता था वो बहुत ही कम होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं सोसाइटी के अंदर। कम्युनिटी जो पूरी जनजाति थी, जो पूरी जाति थी, जो भी कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर रहती थी, वो ऑन करती थी किसको, प्रोडक्शन को। मतलब यहाँ पर कोई अपना नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कोई अपना नहीं चलता, यहाँ पे हमारा चलता था, ठीक है। तो अगर कोई प्रेडिक्शन को ऑन करता था वो पूरी कम्युनिटी ऑन करती थी, ठीक है। प्रिमिटिव अर्ली ह्यूमन के टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था। सीधा ये वेपन का यूज करते थे, किसको, स्टोन वेपन का यूज करते थे हंटिंग करने के लिए, फिशिंग नेट का यूज करते थे, जिससे वो क्या करते थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपना असेस करते थे, ठीक है। एंटायर कम्युनिटी ऑन करती थी, प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड था, अपने खुद के लिए जितना इनको चाहिए रहता था उतना ही क्या करते थे, अपना लेते थे, ठीक है। कोई इनको सरप्लस की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर ये कुछ उगा रहे हैं, अगर ये एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो इतना ही करते थे जितना इनको जरूरत है। कोई भर के 5 एकड़ में ये वीट वगैरह ग्रो नहीं करते थे, ठीक है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जहां पे मन करता था अपना वहां पे
प्रिडिक्शन करते थे। ठीक है भाई, ये हुआ हमारा कौन सा हुआ, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, अब प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद आता है स्लेवरी सिस्टम। अब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो कभी स्टैटिक नहीं होती है, वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है उससे किसका इंप्रूवमेंट होता है, प्रिडिक्शन का। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो प्रिडिक्शन भी इंप्रूवमेंट होता है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, प्रिडिक्शन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट होता है, जिससे लोग क्या करते हैं, अपना सरप्लस प्रोडक्शन क्या करने लगते हैं, लीड करने लगते हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, अगर जो इंसान होता था, कोई भी पीपल्स होते थे, वो क्या करते थे, अपने खेत में गेहूं उगा रहे हैं, पहले वो इतना उगाते थे जितना उनको जरूरत होती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आती है वो अपने पूरे खेत में वीट उगा देते हैं। किस लिए, सरप्लस, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, सरप्लस कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो लोग क्या करने लगते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन ऑन करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एमर्ज होती है। जो मीन्स ऑफ प्रिडिक्शन होता है वो क्या होता है, कम्युनिटी ऑन नहीं करती थी। अब पहले कम्युनिटी क्या करती थी, ऑन करती थी। ठीक है, वही उस चीज को लीड करती थी, कंट्रोल करती थी। लेकिन अब प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है, जो सोसाइटी होती है वो डिवाइड हो जाती है प्रॉपर्टीज में, और जो सोसाइटी होती है वो बिल्कुल प्रॉपर्टी लेस, क्लासलेस हो जाती है। ठीक है, यहां से हमारा स्लेवरी सिस्टम होता है। जो सोसाइटी होती है अब ये बढ़ जाती है किसमें, मास्टर और स्लेव में। अब जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वो मास्टर बन जाएंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी वो बेचारे स्लेव बन जाएंगे। अब जो मास्टर होंगे उनके पास होगा, और जो स्लेव होंगे उनके पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा, लैंड नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्लेव्स होंगे वो क्या करेंगे, मास्टर के अंडर काम करेंगे। ठीक है, अब स्लेवरी सिस्टम के बाद क्या आता है, फिडवलिज्म आता है। क्या आता है, फिडवलिज्म आता है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है तो प्रेडिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अब सोसाइटी डिवाइड हो गई है फिडवल लॉर्ड्स में। मतलब कि जब मास्टर बढ़ जाते हैं तो बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, फिडवल लॉर्ड किसको बोलते हैं, जो लैंड के ऊपर अपना खुद का क्या करते हैं, लीड करते हैं, जो ऑन करते हैं। ठीक है, तो जो ऑनर्स होते हैं लैंड के उनको बोलते हैं फीडरल लॉर्ड्स। तो वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, सोसाइटी बढ़ जाती है इनके अंदर, किसके अंदर, जिनके पास है, और पीसेंट बेचारे छोटे मोटे किसान हो गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिडवलिज्म। ठीक है, जो पीसेंट होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, फिडरल लॉर्ड्स के ऊपर, और एक्सप्लॉइट क्लास भी किसके ऊपर डिपेंड होती है, फिडवल लॉर्ड्स के ऊपर। और जो फिडवल लॉर्ड्स है वो डिपेंड होते हैं एक्सप्लॉइट क्लास के ऊपर। देखो, जो पीसेंट होंगे वो किसके अंडर काम करेंगे, फिडवल लॉर्ड्स के। और जो फिडवल लॉर्ड्स है अगर उनको अपना काम कराना है, उनके पास 5 एकड़ जमीन तो है, लेकिन जब वो जमीन पर कोई काम करने वाला वो नहीं होगा, किसान नहीं होगा, तो वो कैसे अपना सरप्लस ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, एक्सप्लॉइट क्लास के और पीसेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहीं से हमारा फिडवलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। पहले क्या आता है, पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, पहले आता है हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। धीरे धीरे स्लेवरी सिस्टम आता है, स्लेवरी सिस्टम के बाद हमारा फिडवलिज्म आता है, फिडवलिज्म के बाद आता है कैपिटलिज्म। क्या आता है, कैपिटलिज्म आता है। टेक्नोलॉजी अपना बढ़ती ही जा रही है, टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है, वो बढ़ती ही जा रही है। अब बढ़ती जा रही है तो प्रिडिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह से जो सोसाइटी थी, जो प्रिडिक्शन था वो मिसमैच होने लगता है। ठीक है, अब वो मिसमैच कैसे होने लगता है कि जो सोसाइटी थी उसके अंदर जो प्रिडिक्शन का रिलेशनशिप था वो ठीक नहीं था। किसी के पास ज्यादा था तो किसी के पास कम था, किसी के पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं थी और किसी के पास 100 एकड़ जमीन थी। ठीक है, तो इससे जो प्रिडिक्शन का रिलेशन था वो बिल्कुल खराब हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिवॉल्यूशन की। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है रिवॉल्यूशन की वजह से। जो सोसाइटी बटी हुई थी बुर्जुइस में और प्रोलिटरेट क्लास के अंदर, अब उसको खत्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिवॉल्यूशन की। अब ब्रिजिस कौन होते हैं, ब्रिजिस कौन होते हैं, वो होते हैं जो बड़े बड़े ऑनरशिप थे, जो बड़े बड़े फिडवल लॉर्ड्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। ठीक है, और प्रोलिटरेट क्लास होती है जो वर्किंग क्लास होती है, जो काम कर रही होती है, जो लेबर्स होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोलिटरेट क्लास।
तो यही है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, और प्रोलेटरेट कौन होता है, जो काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिवॉल्यूशन की। तो यही था हमारा कैपिटलिज्म के बाद क्या आता है, फेडरलिज्म। उससे पहले क्या था, उससे पहले हमारा स्लेवरी सिस्टम था। स्लेवरी सिस्टम से पहले हमारा प्रीमेटिव कम्युनिज्म था। ठीक है, तो ये किसके थे, ये हमारे हिस्टोरिकल मैटरलिज्म के थे। ठीक है, और उससे पहले हमने ये सारा बेसिक मार्क्सिज्म। अब इसके बाद जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। सरप्लस थ्योरी, क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप, प्रोलेटरेट, कम्युनिज्म। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है।